फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की जो आपकी क्लास होगी वो क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण से संबंधित है। पिछली क्लास में हमने गणनावाचक उपयोगिता के बारे में पढ़ा। उपभोक्ता के व्यवहार के दो महत्वपूर्ण उपागम है, जिसमें एक है गणनावाचक उपागम, एक है क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। जो गणनावाचक उपागम था उसके अंदर हमने पढ़ा कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाई का प्रयोग करता है तो उससे अमुक मात्रा में उपयोगिता प्रदान प्राप्त होती है। जैसे कि एक केले से 10 इकाई के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है, तो वहाँ पर उपयोगिता की गणना की जाती है मात्राओं में। लेकिन विद्यार्थियों, ये बहुत मुश्किल होता है कि हम किसी उपयोगिता की गणना हम इकाई या मात्रा के तौर पर करें। दो वस्तुएं हैं, एक उपभोक्ता केला और सेब का उपयोग कर रहा है, उपभोग कर रहा है, तो हम उनसे ये नहीं कह सकते कि एक केले से 10 इकाई के बराबर उपयोगिता मिल रही है या एक सेब से 15 इकाई के बराबर उपयोगिता मिल रही है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि केले की बजाय सेब के उपभोग करने से उपभोक्ता को ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है। तो इस प्रकार का जो हम उनको क्रम दे सकते हैं कि इससे कम मिल रही है, इससे ज़्यादा मिल रही है। क्रम या उसमें जो प्रेफरेंस है या उनकी जो अधिमान है, या हम उनको एक दूसरे से वरीयता दे सकते हैं। तो जो वरीयतावाचक उपयोगिता विश्लेषण या क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण इसी चीज को स्पष्ट करता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक अपने उदासीनता वक्र है, उपभोक्ता तटस्थता वक्र है कि एक उपभोक्ता अगर दो वस्तुओं के संयोगों को उपयोग करना चाहे तो उन्हें एक मानचित्र में किस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। जो विद्यार्थी इस बार पहली बार इकोनॉमिक्स ले रहे हैं तो उन्होंने शायद पहले उदासीनता वक्र नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि उदासीनता वक्र कैसे बनता है। विद्यार्थी, ये देखिए, उदासीनता वक्र की आकृति इस प्रकार होती है। उदासीनता वक्र को अनधिमान वक्र भी कहते हैं, तटस्थता वक्र भी कहते हैं, इंग्लिश में इंडिफरेंस कर्व इनको कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए विद्यार्थियों कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण समझने में सरल है, लेकिन उपयोगिता का संख्याओं के रूप में परिमाण करना इसका सबसे बड़ा दोष है। वास्तविक जीवन में हम उपयोगिता को संख्याओं के रूप में कभी व्यक्त नहीं करते। अधिक से अधिक हम कम या अधिक उपयोगिता के आधार पर क्रम दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में उपभोक्ता उपयोगिता को संख्याओं में नहीं मापता, यद्यपि वह विभिन्न उपभोक्ता बंडलों को क्रम दे सकता है, उनको वरीयता दे सकता है कि मुझे इस बंडल से ज़्यादा उपयोगिता मिल रही है बजाय इस बंडल के। यही क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण का प्रसंग का प्रारंभिक बिंदु है। विद्यार्थियों, यहाँ पर दो उपभोग वस्तुओं के बारे में दिया हुआ है। एक केला है जिसको एक्स अक्ष पर दिखा रखा है, दूसरा आम है जिसको वाई अक्ष पर दिखा रखा है। इसमें विभिन्न सहयोग दिए हुए हैं, ए बी सी डी, 4 सहयोग दिए हुए हैं। बिंदु ए पर 15 इकाई आम और 1 इकाई केला है जो उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान कर रहे हैं। आगे हम दूसरा बिंदु बी लेते हैं, जहां पर केले की 1 इकाई से बढ़ाकर 2 इकाई कर दी जाती है। तो हमें उसकी कुल उपयोगिता बराबर बनाए रखने के लिए आम की कुछ मात्रा छोड़नी पड़ेगी। तो आम अब 15 की बजाय अब 12 इकाई उपभोक्ता को मिल रहा है। तो ये जो बिंदु बी है, इस पर 12 इकाई आम और 2 इकाई केला भी उतनी ही संतुष्टि प्रदान कर रहे हैं उपभोक्ता को जितना 15 आम और 1 इकाई केला। अगला बिंदु सी है, वहां पर फिर 1 इकाई हमने केले की बढ़ा दी, लेकिन हमें केले की 1 इकाई तो बढ़ा दी, लेकिन हमें आम की कुछ इकाइयां छोड़नी पड़ेगी ताकि उपभोक्ता की संतुष्टि समान रहे, समान संतुष्टि से प्राप्त होती रहे। तो ये जो अंदिमान वक्र है, ये जो दिखा रखा ए बी सी डी बिंदुओं को मिलाने पर जो हमें एक रेखा प्राप्त होती है, ये उदासीनता वक्र कहलाता है। विद्यार्थियों, अंदिमान वक्र कहलाता है। इसके सभी बिंदुओं पर उपभोक्ता तटस्थ रहता है। क्यों तटस्थ रहता है? क्योंकि उसे इसके सभी बिंदुओं पर समान उपयोगिता प्राप्त होती है। विद्यार्थियों, अब इसमें एक जो चीज है कि हम जैसे जैसे केले की इकाई बढ़ा रहे हैं, हमें आम की मात्रा छोड़नी पड़ रही है। क्यों छोड़नी पड़ रही है? क्योंकि हमें उपभोक्ता की कुल उपयोगिता है उसको समान रखना है, इसलिए हमें आम की मात्राएं त्यागनी पड़ती है। तो इसमें जितनी हम 1 इकाई केले के बढ़ाने पर जितनी आम की मात्राएं हम छोड़ रहे हैं,
उसे सीमांत प्रतिस्थापन दर कहा जाता है। विद्यार्थियों, आपके एग्जाम में 2 अंक का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सीमांत प्रतिस्थापन दर किसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये है जो है इसमें ये जो बता रहे हैं कि केले की इकाई बढ़ाने पर आम की जो इकाई कम करनी पड़ती है उसे सीमांत प्रतिस्थापन दर कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर इसकी परिभाषा दी हुई है कि एक अतिरिक्त केला प्राप्त करने के लिए कुल उपयोगिता का स्तर भी समान बना रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों, कि कुल उपयोगिता का स्तर समान रहते हुए आम की वह मात्रा जिसको उपभोक्ता को त्याग करना पड़ता है सीमांत प्रतिस्थापन दर या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट कहलाती है। दूसरे शब्दों में एमआरएस सरलतम रूप में वह दर है जिस पर उपभोक्ता आमों के स्थान पर केलों को प्रतिस्थापित करेगा ताकि उसकी उपयोगिता समान रह सके। तो इसे अगर हम और टर्म के हिसाब से स्पष्ट करना चाहे तो एमआरएस बराबर डेल वाई बटा डेल एक्स, यानी एक्स की एक इकाई बढ़ाने पर वस्तु वाई की छोड़ी जाने वाली मात्रा सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाती है। विद्यार्थियों, इसको हम जो उस ऊपर उसमें दे रखा था उसको हम यहाँ पर सारणी के रूप में भी देख सकते हैं। आपको दिख रही होगी कि केलों की मात्रा है, एक में आमों की मात्रा है, दूसरे में सीमांत प्रतिस्थापन की दर है। अलग अलग संयोग है, ए बी सी डी 4 संयोग है। केलों की मात्रा हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं आपको स्पष्ट दिख रहा है कि आमों की मात्रा में कमी हो रही है और सीमांत प्रतिस्थापन दर भी लगातार कम हो रही है। अब अधिमान वक्र की प्रकृति क्या है इसके बारे में हम जानेंगे कि जो तटस्थता वक्र है, अधिमान वक्र है, उदासीनता वक्र है, उसकी आकृति उद्गम के प्रति उत्तल होती है। कैसी होती है विद्यार्थियों? उत्तल होती है। उत्तल को कॉन्वेक्स भी कहते हैं। बहुत बार पूछते हैं कि उदासीनता वक्र की आकृति कैसी होती है, उत्तल या उन्नतोदर, या इंग्लिश में कॉन्वेक्स इसे कहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है सभी स्थितियों में ये इस प्रकार की इसकी आकृति रहे। जब वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुएं रहती है तो उस स्थिति में ये दर बिल्कुल स्थिर भी रहती है। विद्यार्थी, ये आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो उदासीनता वक्र है एकदम सीधी रेखा है। ये उस स्थिति में है जब वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन होती है। ऐसी स्थिति में जो तटस्थता वक्र है एक सीधी और सरल रेखा होती है। ऐसा कई प्रतिस्थापन वस्तुओं में होता है।